प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों, सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आसानी से समझ पाएं। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, सबसे पहले समय देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वह 2300 से 1750 ईस्वी तक का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2300 से 1750 ईस्वी तक का माना जाता है। इस सभ्यता को इस सेशन के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। साथियों, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। साथियों, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता तथा नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इतिहास का विभाजन देखिएगा। इतिहास को सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें हम तो इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले देखिएगा प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, इस काल को प्रोटो हिस्टोरिक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। चलिए देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल को देखते हैं। जो काल का विभाजन, सबसे पहले काल का विभाजन देखिए। सिंधु सभ्यता के जो काल का विभाजन है वह 3 भागों में किया गया। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल है क्या। तो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इस काल को प्रोटो हिस्टोरिक नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा, प्रोटो हिस्टोरिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इसको प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक का मतलब सीधे है यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल को प्री हिस्टोरिक काल कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक काल कहा जाता है। यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन आज तक इस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। साथियों, आदि ऐतिहासिक का सीधा मतलब यह है कि साक्ष्य तो उपलब्ध है पर इस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे हिस्टोरिक काल भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सका है, जैसे वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध आदि। यानी कि जो ऐतिहासिक काल है तो इस काल में जो भी साक्ष्य मिला उसको पढ़ा जा सका था। यानी कि इस काल में, ऐतिहासिक काल में मिले साक्ष्य को, जो साक्ष्य उपलब्ध हुआ था ऐतिहासिक काल का, उसे पढ़ा जा सका था। यानी सीधा मतलब है, यानी ऐतिहासिक काल का मतलब है इसे हिस्ट्री काल भी कहा जाता है, हिस्टोरिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हुआ और इसको पढ़ा भी जा सका था, जैसे वैदिक सभ्यता और जैन, बौद्ध आदि। सिंधु घाटी सभ्यता को यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकतम स्थान या नगर सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हड़प्पा नाम कैसे पड़ा। क्योंकि यहाँ की खुदाई में सबसे पहला स्थान हड़प्पा का मिला था, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसको ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के साथ इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता? क्योंकि आदि मानव ने, यानी मनुष्य ने, सबसे पहले तांबा धातु की खोज की थी और सिंधु सभ्यता में अधिकतर वस्तुएं कांसे की मिली हैं। तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनता है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नगरी सभ्यता। यहाँ के शहर की जो नालियाँ थी वह व्यवस्थित ढकी हुई घर के बाहर की सड़कों के किनारे
नालियाँ साफ सुथरी एवं सब कुछ व्यवस्थित थी, इसलिए इसे नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता 3 देशों में फैली थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ये भी याद रखिएगा। आप देखिएगा, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले सिंधु सभ्यता को देखा था। बर्टन बंधु ने, जिसमें जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन हैं, इनके द्वारा, ये दोनों सगे भाई थे तथा इंजीनियर थे। इनका सबसे पहले कराची लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम मिला था। इन दोनों भाइयों ने हड़प्पा के टीलों से मजदूरों को भेजकर ईंटा मंगाकर रेलवे ट्रैक बनाने का काम किया। अब अगला देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक इन्हें कहा जाता है। इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा आपका संस्कृति मंत्रालय। ये भी अगर परीक्षा में आए तो ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, 1853 से 1856 ईस्वी तक कनिंघम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षक रहे हैं। जनरल कनिंघम जो है 1853 से 56 के बीच में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षक रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है वह जम्मू कश्मीर का चिनाब नदी के पास मांडा है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाए कि सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा, मांडा जो है सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। अब आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग जो कि दायमाबाद अहमदनगर में है, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। तो दायमाबाद भी याद रखिए, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी किनारे, यह सबसे दक्षिणी स्थल हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का कहलाएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ हिंडन नदी के किनारे स्थित है, भी याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर जम्मू एंड कश्मीर एवं चिनाब नदी पर स्थित है। ये इसको मांडा पढ़िएगा, मांडा जो है चिनाब नदी पर स्थित है। तो सबसे पश्चिमी स्थित स्थल कहाँ है? सुतका गेंडोर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा जो है राबी, साथियों हड़प्पा जो है राबी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा की खोज कब की गई थी साथियों? 1921 में। हड़प्पा की खुदाई का कार्य राय बहादुर दयाराम शाहनी द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा की जो खोज है वह राय बहादुर दयाराम शाहनी द्वारा किया गया था। राय बहादुर और दयाराम शाहनी, इन दोनों के द्वारा ही इसकी खुदाई कराई गई थी। राय बहादुर के साथ माधव स्वरूप वत्स भी थे। सिंधु घाटी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया? इसका उत्तर होगा जॉन मार्शल ने, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। अब आगे देखते हैं, आगे चलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख सर्जन मार्शल को बनाया गया था, यानी कि मार्शल को जो है सर्वेक्षण विभाग का जनक बनाया गया। हड़प्पा राबी नदी के बाएं तरफ स्थित है। हड़प्पा राबी नदी के बाएं तरफ स्थित है। हड़प्पा की खुदाई से एक स्त्री के घर से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे उर्वरता देवी कहा जाता है। आगे देखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? यह भी याद रखिएगा, पाकिस्तान के प्रांत के मोंटगोमरी जिला में। हड़प्पा से विशाल अन्न के भंडार मिला है। हड़प्पा में आर एवं एच टाइप के कब्रिस्तान भी मिले हैं। हड़प्पा नामक स्थान से स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा से कांसे की इक्का गाड़ी भी मिला है। साथियों, ये था हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 2, 3, 1 सभी के लिए अतः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, फिर तो आपको भूलना नामुमकिन होगा। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, अब आज से मुलाकात हमारी अगली टॉपिक में होने वाली है। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और अपने खास दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा, जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता भी हो सके। चलिए आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।